तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल सिरीवाल। और आई थिंक सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। अ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर की कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट की। ठीक है। इसकी एक यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। और दूसरी जो हमने थर्ड यूनिट ली थी उसका पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करेंगे इसका पार्ट बी। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं। इस प्रकार हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट। सेकंड हमने स्किप कर दिया है फिलहाल, और हम थर्ड पे हैं। थर्ड का भी हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जो कि पार्ट ए में था। नाउ हम करने जा रहे हैं पार्ट बी, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। चलिए, कुछ प्रीवियस ईयर दिखाए गए हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनमें से आज आपको मिलने वाला है ये सेकंड वन, इम्पोर्टेंट, लगातार आता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, जिसके अंदर आपको दिख रहा है डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, स्टेडी स्टेट एरर और सेटलिंग टाइम। और अनदर वन इज स्टेडी स्टेट एरर। ये दो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट जो आपको आज स्लाइड में मिलने वाले हैं। एक बात मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि जिस हम स्लाइड से पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस इसमें इतने सारे आपको दिख रहे हैं, करीब 40 पेज। बट ये 40 पेज इसलिए बनाए गए हैं कि आप मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस मैंने इसलिए कर दिए कि आपको जो इसका व्यू है वो अच्छा दिखाई दे। ठीक है। टॉपिक हम अभी आज भी दो ही करने वाले हैं, जो कि पेपर में लगने वाले हैं। उन दो टॉपिक के ऊपर ये नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाई गई हैं, जिससे कि आप इसको विजुअल कर पाए और देख पाए अच्छे तरीके से। ठीक है। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी हो जाती है कि दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसी को लेके एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने वहाँ एंड करा था फर्स्ट पार्ट ए में। अंडर डैम्प सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टडी स्टेट एरर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक एरर कोफिशिएंट देख लेंगे, और उसके बाद एरर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सिस्टम। ठीक, इस तरीके से हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे जिसे हम कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक भाई, अगर आपका पॉसिबल हो तो एक पेपर पेन लेके बैठिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ फॉर्मूले आप मतलब देखते देखते अगर उसे लिख लेंगे तो माइंड में इस तरीके सेट हो जाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि वो मुझे याद हो गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल पोर्शन कुछ इतना थ्योरेटिकल कम होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज़्यादा है। तो अगर हम जितना अपना रिटर्न पर ध्यान ध्यान देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा वो। चलिए छोड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने छोड़ा था सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पर छोड़ दिया था हमने, सिस्टम की रेस्पॉन्स की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पर हमने छोड़ दिया था। उसके अंदर एक टॉपिक आया हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तो मैंने बताया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए जो जीटा की वैल्यू होगी वो 1 और 0 के बीच में होगी, एंड जो ओमेगा एन होगा वो हमारा ग्रेटर देन 0 होगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम रेस्पॉन्स के लिए, ड्यू टू द यूनिट स्टेप फॉलो। तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि इम्पोर्टेंट टाइमिंग करेक्टरिस्टिक्स से कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें मिली टाइमिंग, जिन्हें हमने नाम दिया डिले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट एंड सेटलिंग टाइम। ये आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर। तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इक्वेशन का मैग्नीट्यूड एंड टाइम के बीच में। तो जब हमारा सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्स मिला तो ये कुछ इस प्रकार से मिला। 0 से स्टार्ट होता है, एक मैक्सिमम अपने लेवल जाता है, और उसके बाद फिर स्टेडी स्टेट में आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक अपना ट्रांजिएंट, और उसके बाद स्टेडी स्टेट, ये हम कल देख चुके हैं।
यहाँ तक अपना ट्रांजिएंट आ रहा है और उसके बाद स्टडी स्टेट। चलिए अब इसके अंदर आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी टाइम एक्सिस है ये वाली, ठीक, इस टाइम एक्सिस पे कुछ नोटेशन मैंने दी हुई है। सबसे पहले नोटेशन देखिए टीडी, जिसे हम डिले टाइम बोल रहे हैं, ठीक है, ये टीडी। अनदर इज टी आर, राइज टाइम, ठीक है। उसके बाद टीपी, पीक टाइम। उसके बाद टीएस, सेटलिंग टाइम। और ऊपर आपको दिख रही है एमपी, मैक्सिमम ओवरशूट। ये 5 जो नाम आपको देखने को मिले हैं, ये पांचों नाम इस डायग्राम में शो हो रहे हैं। अब बाय द हेल्प ऑफ इस डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, we can drive the formula for the characteristics and also the definition for 2 marks, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा डिले टाइम की, ये टाइम डिले की। तो डिले टाइम आप समझ पा रहे होंगे, सिंपल। देखिए क्या हुआ है, एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड 1 तक का है वेव का, और स्टार्ट ये 0 से हुआ है, और टाइम डिले को दिखाया गया है इसके हाफ पे बिल्कुल, यानी कि इसके 100% होने से पहले ही इसका हाफ, जो हम मतलब इक्वेशन का जो हाफ होगा, जो इसके मैग्नीट्यूड का हाफ होगा, वो टाइम डिले है। तो डेफिनेशन क्या बना दी, द डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच हाफ, टू रीच हाफ द फाइनल वैल्यू द वेरी फर्स्ट टाइम में जो फाइनल वैल्यू का हाफ हमें रीच कर जाए, उस टाइम को हमने डिले टाइम बोल दिया है रेस्पॉन्स का। सिंपल डेफिनेशन, इजी, ठीक है। एक छोटा सा आपको ड्रैगन ड्रॉ करना है 2 मार्क्स के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है राइज टाइम। राइज टाइम को पहले डायग्राम में देखिए। राइज टाइम किसे बोला भाई, ये हमारी वेव का 1 तक पहुंचने का टाइम है ना, 1 तक, मैग्नीट्यूड 1 तक, इतना टाइम जो लगा है वो राइज टाइम दिया, टी आर नाम दिया इसे हमें। चलिए बात करते हैं, द राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स टू राइज 10% टू 90%, ठीक है। 10 से 90% पहुंचने में जो टाइम लगा, या 5 टू 95, या 0 टू 100 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इजी, या तो कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं 10 से 90 हो सकता है, 5 से 95 हो सकता है, या फिर 0 से 100 भी हो सकता है ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू का। फॉर अंडर डैम्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, द 0 टू 100% राइज टाइम इज द नॉर्मल यूज। कौन सा यूज हो रहा है, 0 से 100% वाला नॉर्मल यूज है। फॉर ओवर डैम सिस्टम 10 टू 90% राइज टाइम इज कॉमनली यूज। और ओवर डैम के लिए 10 टू 90 वाला यूज हो रहा है, और अंडर डैम जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए 0 टू 100% वाला टाइम यूज हो रहा है, जिसे आप राइज टाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला है, सिंपल सी कहानी, राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स टू राइज द 0 टू 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू का 0 टू लेके 100% जो जा रहा है उसे उसका राइज टाइम बोल दिया। अनदर वन इज, अनदर वन इज पीक टाइम। पीक टाइम की बात कर लेते हैं भाई। द पीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक ऑफ ओवरशूट। कोई वेव अगर बनती है तो फर्स्ट पीक जो अपना गेन करती है बनने में, वहां जो उसका टाइम निकल के आएगा उसे हमने पीक टाइम बोला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, फर्स्ट पीक मेरा यहाँ मिला है इस जगह, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर का भी वेवफॉर्म गई नहीं है, ये मेरा फर्स्ट पीक है। इस यहाँ तक के टाइम को मैंने उसका पीक टाइम बोल दिया। समझ पाए, सारा डायग्राम से ही निकल के आ रहा है, सारी डेफिनेशन, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। पीक टाइम हो गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम ओवरशूट। ये मैक्सिमम ओवरशूट क्या है, द मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स कर्व्ड मेजर फ्रॉम यूनिटी। क्या समझ में आया, मैक्सिमम ओवरशूट इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स curve measured from unity. If the final steady state value of the response differ from the unity, then it is common to use maximum percentage overshoot. तो फिर हमें मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट फाइंड करना पड़ेगा अगर वो यूनिटी नहीं होगा।
तो डायग्राम में देख पा रहे होंगे आप, ये एमपी क्या देख पा रहे हैं आप, एमपी। ये जो एमपी है हमारा मैक्सिमम ओवरशूट मिल रहा है फर्स्ट पीक, ठीक है। इससे ज्यादा कोई स्टेडी स्टेट में इससे ऊपर मिलेगा ही नहीं, तो हमारा मैक्सिमम ओवरशूट यही रह गया, ठीक है। 1 के ऊपर जितना भी रहा है, यूनिटी के ऊपर इतना रहा है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा था अपना, इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट का, सी टीपी माइनस सी इंफिनिटी अपॉन सी इंफिनिटी, ठीक है। टीपी मतलब समझ पा रहे हैं, पीक टाइम, पीक टाइम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इन्फिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट, एट लास्ट, लास्ट में कितना पहुंच गया इसका, इनटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला बन चुका है। द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ओवरशूट इज डायरेक्टली इंडिकेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो इस तरीके से कुछ डेफिनेशन है जो 2 मार्क्स लिए पूछी जाएंगी, लेकिन एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में आपको मिला हुआ है जिसमें पांचों डेफिनेशन एक साथ पूछ लिए। तो कौन सी पांचों डेफिनेशन पढ़ी है आपने, देख लीजिए। अंडर डैम सिस्टम की बात कर रहे थे। अंडर डैम सिस्टम में हमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले हमें मिल गया है डिले टाइम। डिले टाइम आपको पता चल चुका था कितना, फाइनल वैल्यू का हाफ तक जाना है तो वो टाइम हमारा डिले टाइम में काउंट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज राइस टाइम। राइस टाइम कितना था मेरा, जो जितनी भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 मैग्नीट्यूड है तो 1 तक पहुंचने में जो टाइम लगा है, यानी कि 0 से 100%, है ना, 0 से 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड राइस टाइम। नेक्स्ट वन इज पीक टाइम। पीक टाइम क्या था, जो फर्स्ट पीक मिल रहा है हमें, जो फर्स्ट पीक मिल रहा है, फर्स्ट ओवरशूट का पीक मिल रहा है, उसे हमने पीक टाइम बोल दिया था। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम ओवरशूट। मैक्सिमम ओवरशूट आपको पता चल था, यूनिटी से ऊपर जितना भी वो पीक कूद रहा है वो उसका मैक्सिमम ओवरशूट होगा, और यूनिटी नहीं होगा तो एक फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट का। अनदर वन इज लास्ट सेटलिंग टाइम। अब ये सेटलिंग टाइम को आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। द सेटलिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पॉन्स कर्व टू रीच स्टे विद इन अ above range about the final value of size specified the absolute percentage of final value usually 2% to 5%। आपको देखो क्या करना है, एक बार डायग्राम में यहाँ से हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद ये स्टेडी स्टेट में आना स्टार्ट हो रहा है। अब स्टेडी स्टेट में आने के बाद ये कर्व जो है, जो कर्व का टॉलरेंस है वो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ज्यादा नीचे जा रहा, एक रेंज में ही ऊपर नीचे मतलब एक रेंज में ही हमारा ऑक्सीलेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो ये जो रेंज है ये हमारी 2% से 5% होगी तो चल जाएगा। इस रेंज में जो हमें, इस रेंज तक आने में जो हमें टाइम लग गया उसे हमने सेटलिंग टाइम बोल दिया। अब इसके बाद के वेव फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ये 2-5 टॉलरेट होती रहेगी, 2 to 5% ऑक्सीलेट होती रहेगी। ओके क्लास, तो ये कुछ डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होती हैं। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले ड्राइव की, एक एक करके इनका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं डिले टाइम की बात कर लेता हूँ। अभी डिले टाइम हम पढ़ कर आए हैं। इट इज द टाइम, फिर से एक डेफिनेशन, हाफ ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला अगर मुझे ड्राइव करना है तो मुझे क्या करना है, इसका अगर मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है तो मुझे क्या करना है, पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, वो देख लेते हैं। कंसीडर द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम फॉर t greater than equal to 0 when डेल्टा लाई बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, 0 and 1 अंडर डैम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल गया था सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस डेल्टा ओमेगा टी, डेल्टा नहीं, सर जीटा बोल रहा था मैं, है ना, जीटा बोलेंगे फिलहाल, ये डेल्टा की तरह लग रहा है, जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। दैट्स इट। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं। द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टेप रेस्पॉन्स इज 1। इस स्टेप रेस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू 1 आनी है, तो भाई अपना सीधे क्या कर देंगे, देयर फोर टी इक्वल्स टू टी टी, डिले टाइम की बात करें टी इक्वल्स टू टी टी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्टेप रेस्पॉन्स इज 0.5, ठीक है, इस पे कितनी वैल्यू थी इसकी, 0.5 थी। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दी अबव इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो टाइम डिले थी उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, ये इधर देखिए, ये टी कीजिए टी डी हो गया,
और टाइम डिले की वैल्यू कितनी है हमने देखी थी ग्राफ में 0.5। मैंने 0.5 यहाँ पुट कर दी। अब मैं करता हूँ इसे सोल्व। सोल्व करने के बाद मेरा टी डी निकल के आता है 1 + 0.7 जीटा ओमेगा एन। ये मेरा फॉर्मूला बन चुका है डिले टाइम के लिए। ठीक, चलिए क्लास आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज राइस टाइम। नेक्स्ट वन इज राइस टाइम। राइस टाइम हम पढ़ के आ गए हैं कितना, 0 to 100% जाना ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, उसे हम राइस टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, तो अंडर डैम्ड के लिए कितना था भाई ये, या ओवर डैम्ड के लिए कितना था, तो ओवर डैम्ड के लिए 10 to 90% था। ठीक है, राइस टाइम को डिनोट कैसे करें, टी आर से करें, ये हम पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर राइस टाइम की बात करें तो टी इक्वल्स टू T1 स्टार्टिंग, और वो कितना था 0 एट सी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो वी नो दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टेप रेस्पॉन्स इज 1। फाइनल वैल्यू तो इसकी 1 होनी है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू 1। तो मैं देख पा रहा हूँ, इधर देखिए आप, सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस सेम फॉर्मूला ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। सी टी टू की वैल्यू कितनी रख ली भैया, 1। ठीक है, क्योंकि उसकी तो 0 थी स्टार्टिंग में, T1 की तो 0 हो गई, T2 की हमारी लास्ट 1 हो जाती है, 1 रख ली। ठीक है, T2 के लिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे कर रहे हैं, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 0 में चला गया, ये वाला पोर्शन मेरा, आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन मेरा 0 में चला गया। तो अच्छा, ये साइन में 0 की वैल्यू पाई, साइन खत्म, T2 की वैल्यू पाई माइनस टीटा अपॉन ओमेगा टी। और टी आर कितना था, टी आर मेरा था T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू 0 है, तो टी आर की वैल्यू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा टी। फ्रॉम, बात करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द राइज टाइम टी आर एंड द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, जो मेरा टी आर निकल के आया है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आया है ओमेगा टी के। ठीक है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, सेकंड फॉर्मूला हमारा ये हो गया। थर्ड पर चलते हैं, पीक टाइम की ओर। तो पीक टाइम हम पढ़ चुके हैं भाई, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू रेस्पॉन्स टू रीच पीक वैल्यू ऑफ फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ओवरशूट, डिनोटेड बाय टीपी। टी इक्वल्स टू टीपी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेस्पॉन्स इज 0। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द रेस्पॉन्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द रेस्पॉन्स इज 0। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रेस्पॉन्स इज 0। अब सिंपल आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, 0 पुट करना है, और मेरे वैल्यू आ जाएगी पीक टाइम के लिए। चलिए, इक्वेशन मेरे को याद है, इक्वेशन मैंने फिर से लिख दी। इक्वेशन इज सी टी इक्वल्स टू 1 माइनस सी की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट सी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद आप देख पा रहे हैं सी का रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में सी टी का डिफरेंस ये रहा। इधर आ जाइए, इधर आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यू वी लगा रहे हैं, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएट, इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट टी इक्वल्स टू टीपी, टी की जगह टीपी रख रहे हैं, और डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने रखा 0, ये मेरा हो गया 1 माइनस, सॉरी डिफरेंशिएट करो तो 1 का 0 हो गया था, माइनस का 30, ये कॉमन आ गया दोनों में से, और ये वैल्यू, ये मेरे को देखने में फॉर्मूला लग रहा है। क्या मैंने इसे क्या करा, ये ई की पावर मैंने जो भी है इसे मैंने भेज दिया, इतनी की मैंने लिख लिया ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा जीटा ओमेगा एन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओमेगा डी वैल्यू, ये सारा मेरा 0 में चला गया, ये वाला पोर्सन, ये वाला पोर्सन मैंने 0 में भेज दिया। अब मैंने ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर ली, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो मेरा कॉमन आ गया ओमेगा एन यहाँ से, और यहाँ से ओमेगा एन भी 0 में चला गया। अब 0 में जाने के बाद अब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन थीटा, और जीटा को कोस थीटा।
तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये मेरा माइनस साइन माइनस का ओमेगा टी डी टी इक्वल टू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू पाई हो गई तो ओमेगा डी टी की वैल्यू पाई हो गई, तो टी पी की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा टी। फ्रॉम द अबव इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन we can conclude that the peak time Tp and the damp frequency omega d are inversely proportional to the each other, we can say. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीक ओवरशूट की। तो पीक ओवरशूट में देखिए, पीक ओवरशूट एमपी डिफाइन एज द डेविएशन ऑफ रेस्पॉन्स एट पीक टाइम फ्रॉम द फाइनल वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स इज आल्सो कॉल्ड द मैक्सिमम ओवरशूट। पीछे पढ़ के आए हैं भाई, इसे सीधा हम लिख सकते हैं एमपी इक्वल्स टू सी टीपी माइनस सी इन्फिनिटी एट स्टार्टिंग एट लास्ट। तो सी टीपी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स, इन्फिनिटी क्या है, फाइनल वैल्यू या स्टेडी स्टेट में। तो टी इक्वल्स टू टीपी रख दूं सी टी, तो सी टीपी इक्वल्स टू वन माइनस, ये हमें फॉर्मूला याद है, सी टीपी इक्वल्स टू वन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी पी अपॉन अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट टीपी इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी, टीपी के लिए पुट कर दूंगा इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। चलिए, जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां आपने रख दिया पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई अपॉन ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा डी से ओमेगा डी कैंसिल। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैंने ओमेगा डी की वैल्यू रख दी, ये रही। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला साइन थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, वन माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साइन थीटा की वैल्यू रख दी वन माइनस जीटा स्क्वायर, ये यहाँ से कैंसिल, कैंसिल होने के बाद आपको सी टी पी इक्वल्स टू वन प्लस ई की पावर माइनस जीटा पाई अपॉन वन माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू सी टी पी सी इन्फिनिटी इन द पीक वैल्यू ओवरशूट, दोनों वैल्यू डाल दी मैंने, सी टी पी की वैल्यू और एट इन फाइनल वैल्यू वन। ठीक है, स्टार्टिंग ये वन, ये तो मैं देख पा रहा हूँ वन से वन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एमपी की वैल्यू मेरी ये निकल कर आई है। ठीक है, तो परसेंटेज एमपी में इस तरीके से निकाल सकता हूँ। एट लास्ट सेटलिंग टाइम की बात करें तो 2 to 5% मुझे पता चल गया था, सेटलिंग टाइम फॉर 5% टॉलरेंस बैंड, 5% टॉलरेंस बैंड के लिए 3/जीटा ओमेगा है, यानी कि 3 टो कह सकता हूँ मैं, और 2% टॉलरेंस बैंड के लिए 4/जीटा ओमेगा है, या 4 टो कह सकता हूँ मैं इसे। द टो इज द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ इक्वल टू 1/जीटा ओमेगा, इस तरीके से मैं। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ खत्म होता है, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन आपको मिली देखने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्टेडी स्टेट एरर की तरफ। अगर मैं स्टेडी स्टेट एरर की बात करूंगा, if the output of control system at steady state does not exactly match the input, the system is said to have steady state error। समझ पाया आप? दोबारा देखिएगा क्या बोल रहा है, if the output of control system at steady state that does not exactly match with the input, the system is said to have steady state error। मतलब इसके अंदर steady state error है, इनपुट से मैच नहीं हो पा रहा भाई स्टेडी स्टेट कंडीशन में। अगर मैं बात करूं, एनी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इनहेरेंटली सफर्स स्टेडी स्टेट एरर इन रेस्पॉन्स टू सर्टेन टाइप ऑफ इनपुट्स। ठीक है, a system may have no steady state error to a step input, but the same system may exhibit non-zero steady state error to the ramp input। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कंट्रोल सिस्टम में बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू फॉलो स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट एंड सो। क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है,
स्टेप, रैंप, पैराबोलिक एंड सो ऑन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू द to these individual input are indicative of the goodness of the system। चलिए जी, कुछ सीखने वाली चीज आती है अब आपकी, बड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में आप देख पाएंगे, कंसीडर, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं मैं। कंसीडर द यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विद फॉलोइंग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। यदि मैं एक यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन, अगर उसका रेस्पॉन्स, अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर लेना चाहूंगा, तो वो क्या लेना पड़ेगा मुझे? जीएस इक्वल्स टू के टी ए एस प्लस वन, टी बी एस प्लस वन, टी सी एस प्लस वन, इसी तरह टी एम एस प्लस वन, सोन अपॉन एस की पावर एन टी वन एस प्लस वन, टी टू एस प्लस वन, टी थ्री एस प्लस वन, और लास्ट टी पी एस प्लस वन। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ पोल्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ पोल्स क्या है, तो नीचे आ जाइए। इट इन्वॉल्व द टर्म एस की पावर एन इन द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंटिंग एन पोल्स एट द ओरिजिन, जो कि दिखा रहा है कि ओरिजिन पे एट पोल हैं, ओरिजिन पर एन पोल्स हैं। एंड अ सिस्टम इज कॉल्ड जीरो टाइप, टाइप वन, टाइप टू, इफ एन इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू एंड रेस्पेक्टिवली। क्या समझ पाए हैं? ये सिस्टम हमारा कहलाएगा टाइप जीरो कहलाएगा, टाइप वन कहलाएगा, टाइप टू कहलाएगा। कब? यदि इफ एन इक्वल्स टू जीरो होगा, एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू टू। ठीक, तो मैं बता रहा था कि पोल्स और जीरो का मैटर। तो जो डिनोमिनेटर में मेरे ऐसी वैल्यू फाइंड की जाएंगी, वो मेरे पोल्स डिनोट करेंगे, और न्यूमिनेटर से एस की वैल्यू जो मेरी फाइंड की जाएंगी, वो मेरी जीरोस को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। डिनोमिनेटर से एस की वैल्यू मेरी पोल्स को डिफाइन कर रही है, और न्यूमिनेटर से एस की वैल्यू मेरी जीरोस को डिफाइन कर रही है। चलिए आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में ही। एज द टाइप नंबर इज इंक्रीज, एक्यूरेसी इज इम्प्रूव। जितना भी हमने अभी देखा कि टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, इसी तरीके से अगर टाइप का नंबर इंक्रीज होगा तो हमारी एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड होगी। हाउएवर, चाहे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एग्रीगेटिव द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ये क्या आएगा? एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ाएगा। A compromise between steady state accuracy and relative stability is always necessary। और एक कॉम्प्रोमाइज दोनों के बीच में होता है, स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी और रिलेटिव स्टेबिलिटी के बीच में, जो कि हमें रखना पड़ेगा। यानी कि हम ज्यादा नंबर भी नहीं बढ़ा सकते, वरना स्टेबिलिटी हमारी खराब होगी। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे स्टेडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो कंसीडर द सिस्टम शोन इन फॉलोइंग फिगर। एक सिस्टम है, क्लोज लूप है, यूनिटी फीडबैक है, या ओपन लूप कह सकते हैं। ये तो यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है। रेस्पॉन्स जीएस है, यूनिटी फीडबैक आपको दिखाई दे रही होगी। तो क्लोज लूप ओपन ट्रांसफर फंक्शन इज कितना होगा इसका? सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस, यही होता है यूनिटी फीडबैक के लिए। लेकिन हमने कितना माना है इसे? जी एस इक्वल्स टू, अभी पीछे देखा था, याद कर लीजिएगा, के टी ए एस प्लस वन, टी बी एस प्लस वन, सोन 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 टी एम एस प्लस वन। नीचे एस की पावर एन से स्टार्ट करेंगे, टी वन एस प्लस वन, टी टू एस प्लस वन, सोन 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 टी पी एस प्लस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन। आगे मैं बात करूंगा स्टेडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक सिस्टम में कि steady state error is defined as the error between the input signal and output signal
व्हेन टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि एट लास्ट। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, द ट्रांसफर फंक्शन बिटवीन द एरर सिग्नल ई एस एंड द इनपुट सिग्नल एरर्स, अगर ई और आर एस के बीच में ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, 1/1 + GS। ठीक, द फाइनल वैल्यू थ्योरम प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड द स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेबल सिस्टम। अगर मैं इसके अंदर एक फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दूं तो एक हमें कन्वीनियंट वे मिल जाएगा इस स्टेडी स्टेट एरर निकालने का। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ई एस की वैल्यू क्या है, वन प्लस सॉरी मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या है, 1/1 + GS इंटू आर एस, 1/1 + GS इंटू RS। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट एरर इज, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा के ई एस एस इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टी। ई टी की वैल्यू डाल दो भैया फाइनल वैल्यू थ्योरम से, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एस ई एस। मैंने यहाँ पे ई एस की वैल्यू डाल दी RS/1 + GS और एस मेरा एज इट इज। तो इस थ्योरम की मदद से मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम की मदद से स्टेडी स्टेट एरर फाइंड कर सकता हूँ। स्टेडी स्टेट एरर में कुछ कांस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक बार इन्हें देख लेते हैं फिर इनकी पढ़ाई करेंगे, बारे में जानेंगे। तो स्टैटिक एरर कांस्टेंट क्या है मेरे पास, द स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स आर फिगर्स ऑफ मेरिट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, द हायर द कांस्टेंट्स द स्मॉलर द स्टेडी स्टेट एरर। जितना ही कांस्टेंट हायर होगा उसकी स्टेडी स्टेट एरर उतनी ही स्मॉलर होगी। इन द गिवन सिस्टम द आउटपुट में बी पोजीशन, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर और some other things. Next, therefore, in what follow, we shall call the output position, the rate of change of output, velocity, and so on. इस तरीके से मैं आउटपुट को दिखा सकता हूँ। ठीक है, this means that the temperature control system position represent the output temperature, velocity represent the rate of change of the output temperature and so on। इस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मेरे पास कंट्रोल सिस्टम है जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी है, तो अगर दूसरा सिस्टम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है तो मैं उसकी पोजीशन को टेम्परेचर से कंपेयर कर सकता हूँ और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर से। चलिए एक एक करके स्टैटिक पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों के बारे में कांस्टेंट की बात करेंगे, स्टैटिक एरर कांस्टेंट की। सबसे पहले देखिए स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं केपी से। द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट स्टेप सिस्टम, अभी आप देख रहे थे कि मैंने निकाला एस, क्या था पीछे आप देख पा रहे थे। दोबारा लिख देता हूँ मैं। दोबारा लिख देता हूँ मैं, क्या था, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस RS/1 + GS। ठीक है, ये था। अब मैं आर एस की वैल्यू यूनिट स्टेप डालूंगा यानी कि 1/s, तो आर एस की वैल्यू मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे 1/s, एस एस कैंसिल, क्या बचा, एस की वैल्यू जीरो दी तो 1/1 + G0। अब G0 को मैं कह रहा हूँ द स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट केपी इज डिफाइंड बाय, केपी को मैंने लिख दिया लिमिट एस टेंस टू जीरो GS, या इसे G0 कह दिया मैंने। तो मैं क्या कह रहा हूँ दस द स्टेडी स्टेट एरर इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट केपी इज गिवन बाय, इस तरीके से आप उसे लिख के दिखा सकते हैं। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये आपको याद था। ठीक है, इसमें आपको एक नया फॉर्मूला मिला स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट का, ESS 1/1 + KP, 1/1 + KP यूनिट स्टेप के लिए। अब इसमें हम टाइप बना देते हैं। ठीक है, टाइप क्या बनाए मैंने, 4 टाइप 0 4 टाइप 1, दो टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप 0 के लिए क्या था, एस नीचे जो एस की पावर एन था वो खत्म, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक है, वो खत्म। तो इक्वेशन मेरी इस तरीके से को देखने को मिल रही है। ठीक है, लिमिट एस टेंस टू जीरो के T A S+1 TB S+1 सो ऑन अपॉन T1S+1 T2S+1 सो ऑन। तो यहाँ पे मैं अगर एस की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, के। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट टाइप वन की अगर मैं बात करूं हायर ऑर्डर के लिए, तो एस की पावर एन है, एन की वैल्यू कितनी रख दी है, वन। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी रख दी है, वन। यहाँ पे अगर मैं वन रखूंगा किसी भी तरीके से और एस की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरा आंसर कितना आना है, नीचे जब तक एस रहेगा और एस की वैल्यू जीरो है तो वन अपॉन जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, तो मेरा एन इन्फिनिटी। टू के लिए फिर इन्फिनिटी, थ्री के लिए फिर इन्फिनिटी, तो यानी कि टाइप वन टू थ्री फोर जितने भी होते चले जाएंगे उनके लिए सारी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। समझ पा रहे हैं आप? टाइप जीरो के लिए वैल्यू के आ रही है, लेकिन उससे ऊपर के जितने भी टाइप है वन टू थ्री सबकी वैल्यू इन्फिनिटी आनी है। तो मैं कह सकता हूँ फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस इज ESS is 1/1 + k फॉर टाइप जीरो सिस्टम। और ESS k की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी लूंगा तो 1/1 + इन्फिनिटी, यानी कि 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी की वैल्यू जीरो। ESS जीरो फॉर टाइप वन और हायर सिस्टम। ओके क्लास, समझ पा रहे होंगे आप? चलिए आगे की ओर चलते हैं। पोजीशन की बात हो गई, नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। स्टैटिक वेलोसिटी कांस्टेंट के वी बोल रहे हैं जिसे हम, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के वी। तो स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द यूनिट रैम्प, वेलोसिटी को रैम्प से दिखाते हैं ना, तो रैम्प के लिए आर एस की वैल्यू कितनी हुई, 1/s²। एक एस यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो मेरा आंसर आ रहा है लिमिट एस टेंस टू जीरो SGS। ठीक है, यहाँ पे से मैं केवी से डिफाइन करूँ तो मुझे केवी निकालना है SGS, ये नीचे वाला ये SGS, ये मेरे को निकालना है। तो मेरा ESS कितना हो जाएगा, स्टैटिक एरर 1/kV। अब इसमें बात करते हैं, तीनों टाइप बनाते हैं इसमें। तो स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट में मैं बना रहा हूँ टाइप जीरो। टाइप जीरो के लिए क्या करना है, SGS, GS की वैल्यू ये रही, एस टेंस टू जीरो रखा, एस ऊपर मल्टीप्लाई में भैया सब जीरो, आंसर जीरो। टाइप वन की बात करेंगे, एक एस ऊपर एक नीचे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा के। टाइप टू की बात करेंगे, हायर ऑर्डर की बात करेंगे, तो नीचे ज्यादा पावर हो गई ऊपर कम पावर हो गई, 1/0 की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। टाइप टू से ऊपर के लिए कितना शो करेगा, ये इन्फिनिटी शो करेगा। तो तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है, जीरो के इन्फिनिटी। ठीक, तो अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल के दिखाना चाहूँ आपको तो कैसे दिखेगी कि टाइप जीरो के लिए 1/kV हो जाएगा तो इन्फिनिटी, टाइप वन के लिए 1/kV हो जाएगा तो के की वैल्यू के आ गई, और टाइप टू के लिए इन्फिनिटी था तो 1/kV का सु जीरो। नेक्स्ट, अब हम पहुंच गए हैं एक्सेलरेशन पर। स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट के, जिसे हम के कह रहे हैं। तो एक्शन के लिए वो पैराबोलिक इनपुट होगा, पैराबोलिक इनपुट के लिए आर एस की वैल्यू 1/s³ में पुट कर दूंगा, 1/s³, 1/s³। यहाँ पे एक एस कैंसिल हो जाएगा तो दो एस बच जाएंगे, जिसे मैं लिख पा रहा हूँ 1/लिमिट एस टेंस टू जीरो S²GS। ये S²GS ही मेरा के ए हो गया, एस टेंस टू जीरो। तो ये मैं के ई यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरा ESS स्टेडी स्टेट एरर कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए 1/k। अब के मैं किस प्रकार से निकालूंगा, अब देखिए इक्वेशन मेरी क्या बनी, जीरो के लिए S², बाकी हमारी सेम इक्वेशन, एस की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो जीरो। सेकंड S² टाइप वन की बात करूंगा, नीचे एक एस आ गया, एक एस कैंसिल, तो अब भी मेरा ऊपर एक एस बच रहा है तो इसकी वैल्यू फिर जीरो। तीसरा मैं बात करूँ टाइप टू, ऊपर S² हो गया नीचे S² हो गया, तो इस S² से S² कैंसिल, यहाँ पे मेरा बचेगा के। और इससे ऊपर टाइप थ्री और या हायर ऑर्डर के लिए नीचे की पावर ज्यादा हो रही है इसकी ऊपर की पावर से, तो मेरा नीचे हमेशा जीरो बनना है, यानी कि वैल्यू कितनी मेरी इन्फिनिटी, फॉर n greater than 3 और इक्वल टू 3 के लिए। इस तरीके से मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकलेगा। अब मैंने रख के दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट टाइप के लिए, जीरो टाइप के लिए इन्फिनिटी, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी, जीरो आ रही थी, 1/k = 1/0, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। दूसरे टाइप के लिए के थी तो 1/k, और तीसरे टाइप के लिए इन्फिनिटी थी तो यानी कि 1/0। तो ये तीन कांस्टेंट है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो आपको निकालने हैं जैसा कि देखा गया है। और तीनों के इतने टफ नहीं है, सिमिलर सिमिलर है तीनों, आप इजिली
निकाल सकते हैं। एक तीनों को मैंने एक टेबल में बना दिया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे, जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं। तो देखिए, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। पहला स्टेप इनपुट के लिए वैल्यू कितनी हो गई आर की 1, रैंप के लिए कितनी हो गई टी, और एक्सेलेरेशन की हो गई टी स्क्वायर। यानी कि इसका मैं लाप्लास लूंगा तो ये क्या था 1/s, ये क्या था 1/s, ठीक है। दूसरा क्या था 1/s स्क्वायर, तीसरा क्या था 1 पैराबोलिक, ठीक है। टाइप 0 के लिए इसका वैल्यू निकल के आया था ई एस एस का वैल्यू निकल के आया था टाइप 0 के लिए 1/1 प्लस के, टाइप 1 0, टाइप 2 0। फिर वेलोसिटी एरर के लिए क्या आया था, जिसे हम रैंप इनपुट कह रहे थे 1/s स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर रही थी। टाइप 0 के लिए इंफिनिटी, टाइप 1 के लिए 1/k, एंड टाइप 2 के लिए 0। एंड थर्ड लास्ट एरर, एक्सेलरेशन एरर के लिए टाइप 0 में 0, जिसे हम पैराबोलिक पुट करता 1/s क्यूब, टाइप 1 के लिए भी इंफिनिटी, टाइप 2 के लिए 1/k, और टाइप 3 है उससे ऊपर के लिए 0। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चार्ट को, मतलब एक पूरे नोटेशन, पूरे तीनों पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर जो हमारी एरर निकली थी, स्टेडी स्टेट एरर, उसे हमने एक ग्राफ पर दिखा दिया, जिसे हम याद कर सकते हैं और इजीली पेपर में भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमारा काम था, छोटा था, क्योंकि इससे जो दो टॉपिक हमने पिछले में पढ़े हैं, दो टॉपिक हमारे ये हो गए, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वे भी थे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये है। इससे ज्यादा कुछ आना नहीं है, इतना ही करना है, और सब रिटर्न रिटर्न आपको जितना करके देख रहा है उतना ही रिटर्न प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको लिखने से याद हो जाएंगी, अगर आप बोलने के याद करने की कोशिश करेंगे तो वो याद नहीं हो पाएंगे। इसके ऊपर अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम देख लेते हैं, जो एज इट इज आपको रखे मिल जाएंगे बिना डिजिट चेंज हुए भी, तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसमें, एग्जांपल 4। वेट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, बात कर रहे हैं एग्जांपल 4। For the system shown in figure below, evaluate the static error constants and find the expected steady state errors for the standard step, ramp and parabolic input। ठीक है, 7 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ, इतना इजी क्वेश्चन है। हमें फॉर्मूले अगर रिवाइज है, फॉर्मूले भी इतने टफ नहीं है, एक बार आप लिख के देख लेंगे तो वो भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है आपको, RS CS GS यूनिटी फीडबैक, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब इस जीएस की वैल्यू को अगर मैंने फाइंड कर लिया कि जीएस मेरा कितना है, ये रहा मेरा जीएस, तीनों निकालने हैं, पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक एक करके तीनों को निकालेंगे। चलिए, फर्स्ट अगर मैं के पी की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, के पी फॉर्मूला क्या था, लिमिट एस टेंस टू 0 जीएस, ठीक है। जीएस की वैल्यू रख दी, ये रही जीएस की वैल्यू, आप देख पा रहे होंगे नीचे एस स्क्वायर है, नीचे की पावर ग्रेटर देन और ऊपर से 0 रखा, केपी की वैल्यू इनफिनिटी, दैट्स इट। नेक्स्ट बात कर लेंगे, सिंपल था, इतना कोई टफ नहीं था, बस ये याद रखना था केपी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0
एस टेंस टू जीरो, केपी इक्वल्स टू एस टेंस टू जीरो जीएस पोजिशन के लिए। वेलोसिटी की बात करें के एस इक्वल्स, सॉरी केवी इक्वल्स टू, केवी इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो गया, लिमिट एस टेंस टू जीरो जीएस। वैल्यू पुट करी, एक एस कैंसिल, अब भी नीचे की पावर ज्यादा है, नीचे की पावर जा रहा है तो ये कितना होना है, इन्फिनिटी। वन अपॉन एस बैठ रहा है, वन अपॉन जीरो, एस की वैल्यू जीरो हो गई है, इन्फिनिटी, के भी मेरा इन्फिनिटी। थर्ड वन है के का फॉर्मूला, के इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जीएस। ठीक है, अब देखिए एस स्क्वायर कैंसिल, अब मजा आएगा। एस की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, जीरो 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 जीरो, क्या बचा, टू, 500, 8 और 12, 100, 2 और 5, 8 और 12, सॉल्व करा, 10.4, एक्सेलरेशन कांस्टेंट अपना हाजिर, 10.4। इजी क्वेश्चन, 7 मार्क्स, कोई इतना टफ काम नहीं है। अब तीनों वैल्यू मुझे पता चल गई है, देखिए के पी मेरा इन्फिनिटी आ गया है, के वी मेरा इन्फिनिटी आ गया है, के मेरा 10.4 आ गया। तो अगर मैं स्टैटिक एरर निकाल रहा हूँ के पी के हिसाब से तो जीरो आ रही है, इसके हिसाब से निकालना तो जीरो आ रही है, इसके हिसाब से निकालना तो 0.09%, सॉरी 0.09, यानी कि 9%। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सर्वो सिस्टम विद यूनिटी फीडबैक इज, एक सिस्टम दिया गया है 10/s+2s+5, डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो, एक डैम्पिंग रेशियो निकालना है जीटा, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, व्हाट इज द परसेंटेज ओवरशूट ऑफ द रिस्पांस ऑफ द यूनिट एमपी, ओवरशूट पूछ रहा है। तो दो चीज हमने पहले निकाल चुके हैं, उनका यूज करेंगे, और एक अभी एमपी ओवरशूट पड़ा है उसका यूज करेंगे। तो आपको जीएस दे रखा है, ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एच एस इक्वल टू वन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे फटाफट। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वन प्लस जी एस एच एस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वन प्लस जी एस एच एस, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए मैंने वैल्यू पुट करी, वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करा, तो एलसीएम इज एस स्क्वायर प्लस 7s+20, और नीचे का सारा चला गया जीरो में। अब मैं कंपेयर कर दूंगा इसे अपनी इक्वेशन से, मेरी इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी दिखी आपको 20, और 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू दिखी आपको 7। तो ओमेगा एन स्क्वायर 20, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 7, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, दोनों वैल्यू। तो कैलकुलेटर की मदद से √20 कितना है, 4.472, और जीटा की वैल्यू कितनी है, 0.7826, ठीक है। अब मेरे को निकालना है मैक्सिमम ओवरशूट, परसेंटेज ओवरशूट। तो एमपी का फॉर्मूला पीछे निकाल चुके हैं, ई की पावर माइनस पाई जीटा अपॉन 1 - जीटा स्क्वायर, मैंने दोनों वैल्यू रखी, कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करा, 1.92%। 7 मार्क्स का क्वेश्चन, इजी। इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, अ फीडबैक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। एक फंक्शन का फीडबैक सिस्टम दे रखा है, जीएस इक्वल्स टू 12/s² प्लस 4s प्लस 16, और एच एस की वैल्यू दे रखा है के एस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, द डैम्पिंग फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज 0.8, डैम्पिंग फैक्टर दे रखा है 0.8, डिटरमाइन द ओवरशूट ऑफ द सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ के, दोनों वैल्यू बतानी है, ओवरशूट बताना है और वैल्यू ऑफ के बतानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे को पता है कि वी नो दैट द ट्रांसफर फंक्शन कितना होता है, सी एस अपॉन आर एस टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस आर एस, जी एस एच एस, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट करता हूँ, जीएस की वैल्यू डाल दी मैंने 16, मतलब जीएस की वैल्यू मैंने डाल दी है 12/s² प्लस 4s+16, और एच एस की वैल्यू डाल दी है के एस, और इसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो मेरा सी एस अपॉन आर एस देखो कितना बैठ रहा है, ये 16/s² प्लस 4+16 के एस प्लस 16। इसे सोल्व करने के बाद मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वन प्लस जी एस एच एस, यानी कि नीचे वाली ट्रांसफर फंक्शन का जो नीचे का पोर्शन होता है डिनोमिनेटर, वही मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं ट्रांसफर फंक्शन की, ट्रांसफर फंक्शन मेरा होता है सी एस अपॉन आर एस इक्वल्स टू जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस, वन प्लस जी एस एच एस, ठीक है। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन है। इसकी नीचे वाली इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, वन प्लस
GSHS, ये मेरी क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से ठाली मैंने, ये मेरी कितनी थी, S² + 4 + 16KS + 16 इक्वल्स टू 0। ठीक, मैंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढाली। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ अपनी मेन इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद, S² + 2 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0 से अगर मैं कंपेयर कर दूं, तो ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू मेरी कितनी, 16 आ रही है, यानी कि ओमेगा मेरा 4 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू मेरी आ रही है 4, 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू आ रही है मेरी 4 + 16 के। ठीक है, जीटा की वैल्यू मेरे को दी है, ओमेगा एन की वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाल लिया है, तो मैंने पुट कर दी 2 × 0.8 × 4, 4 + 16 के। ठीक है, तो ये मैं सोर्स जब कर लेता हूं तो मेरी के की वैल्यू निकल कर आ रही है 0.15। नेक्स्ट, मैक्सिमम ओवरशूट के लिए फिर सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, MP = e⁻ जीटा अपॉन √1 - जीटा स्क्वायर। जीटा मैं निकाल चुका हूँ 0.8 गिवन है मुझे, मैंने यहाँ पे जीटा की वैल्यू पुट करी इंटू 100 और मेरी MP आ रहा है 1.5%। कोई 7 मार्क्स के लिए इतना टफ काम आपसे नहीं करवा रहा है ये, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए भाई, और बेस्ट ऑफ लक। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है, और केपी, इसमें आपको तीनों चीज निकालनी है, केपी, केवी एंड केएस। इसे ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। सिंपल फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालनी है, कोई इतना टफ काम नहीं है, एक बार पीछे दोबारा देख लीजिएगा और इसे ट्राई आपको करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।